Hello students, hope all of you are doing well and fine. आज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है कंपनी फाइनल अकाउंट। ये टॉपिक पे आज हम लोग क्लास करेंगे, एक सम सॉल्व करेंगे। इससे पहले इस टॉपिक पे मैंने 2 वीडियो रिलीज किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। पार्ट 1 वाला वीडियो में मैंने चैप्टर को ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, चैप्टर का आइटम को लेकर डिस्कशन किया है। अगर चैप्टर का कंसेप्ट आपका क्लियर रहे तो सम सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए पार्ट 1 आप जरूर देखिए। पार्ट 1 देखने के बाद बाकी सब वीडियोस देखिए तो बहुत क्लियरली समझ में आएगा। चलिए टॉपिक में लौटते हैं। और ये टॉपिक स्पेशली ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, हायर सेकेंडरी के लिए नहीं है। ये टॉपिक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, मास्टर्स के स्टूडेंट्स, बीबीए एमबीए के स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल कोर्सेज, चार्टर अकाउंटेंसी, सीएमए, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, इन स्टूडेंट लोग के लिए है। मैंने अपना स्टडी मटेरियल से एक सम्स को सिलेक्ट किया है। देखिए, following balances have been extracted from the books of Amrit Vanaspati Limited as at 31st March 2010। 31st March 2010 में ईयर एंड हो रहा है, तो ईयर एंडिंग का कुछ डेटा आपको दे दिया है। शेयर कैपिटल, कैश इन हैंड, रिपेयर मेंटेनेंस, जनरल रिजर्व, रॉ मटेरियल एट कॉस्ट, क्लोजिंग, ये है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। प्लांट एंड मशीनरी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, संडी क्रेडिटर ट्रेड पेबल में जाएगा। लैंड फर्नीचर, ये दोनों टेंजिबल फिक्स्ड एसेट में जाएगा। संडी डेटर रिसीवेबल में जाता है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से आप एडवांस लिए हैं, ये करेंट लायबिलिटी में जाएगा। पावर जाएगा जनरल एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस और ऑडिटर फी, ये दोनों भी जनरल एक्सपेंसेस में जाएगा। फिनिश गुड्स एट कॉस्ट, कुछ नहीं बोला है, आप इसको मान के चलिए ये है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। मैं लिख देता हूं पास में, अगर कुछ नहीं बोला है ये मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ऐसा मान लीजिए। ठीक, नेक्स्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड यानी रॉ मटेरियल कंजम्पशन। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड नाम का इटसेल्फ एक आइटम आता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आता है। सेल्स तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाता है। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, ये कहां जाएगा, ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। बिल्डिंग टेंजिबल फिक्स्ड एसेट में जाएगा। रेंट अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में जाएगा। कैश एट बैंक, ये जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया है ये करंट ईयर का प्रोविजन नहीं है, ये पास्ट ईयर का प्रोविजन है, गुजरा हुआ सालों का प्रोविजन है। तो ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंडर में जाएगा। स्टाफ एडवांसेस, स्टाफ को आप एडवांस में पैसा दिए हैं, ये जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। मिसलेनियस इनकम, ये अदर इनकम में जाता है। इनकम टैक्स एडवांस, मतलब आप एडवांस में कुछ पैसा देके रखे थे, 15 लाख रुपया देके रखे थे, ये कहां जाएगा, ये जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में, ये जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। सैलरी, वेजेस एंड बोनस, ये एम्प्लॉय से रिलेटेड है, तो ये जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जाएगा। कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक, ये एक तरह का आप बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, ये एक तरह का, ये लायबिलिटी में जाएगा। ये मेरा कुछ आइटम दे दिया था, ट्रायल बैलेंस का आइटम,
अब एडजस्टमेंट में आते हैं। एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है देखिए, बोल रहा है ऑथोराइज्ड कैपिटल कंपनी का है 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जिसमें से 50% शेयर कंपनी इशू किया है और कॉल्ड अप भी हुआ है, पेड अप भी हुआ है। ये जो 50% शेयर इशू हुआ है ये आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर शेयर कैपिटल में शो कर देगा। देखिए शुरू में हम लोग देखे थे ना ये शेयर कैपिटल, तो ये शेयर कैपिटल कौन सा शेयर कैपिटल है, ये हो गया पेड अप शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं किया जाता है, इसलिए यहां जो शेयर कैपिटल है वो ऑलवेज पेड अप है। याद नहीं रहे तो आप लोग नोट डाउन करके रख देंगे, दिस इज पेड अप कैपिटल, ये पेड अप कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आइटम, a dividend 15% on the paid up capital has been recommended by the director, provide for corporate dividend tax 10%। बोल रहा है डिविडेंड देना पड़ेगा 15%, ऐसा प्रपोज किया है, रिकमेंडेड मींस प्रपोज, और उसका टैक्स भी देना पड़ेगा 10%। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बता रहा है 28 लाख। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। ये जो डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व था बोल रहा है इसका जरूरत नहीं है, मतलब इसको हमको राइट ऑफ करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। इसमें एक मार्क दे दीजिए छोटा सा, और जब भी कोई रिजर्व को हम लोग क्लोज कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो उसका पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। जनरल रिजर्व में भी एक मार्क दे दीजिए, दोनों के संग इसका एडजस्टमेंट होगा, काम होगा। नेक्स्ट अगला आइटम, डिप्रिशिएशन प्लांट एंड मशीनरी का 2,15,000, फर्नीचर का 6,500, बिल्डिंग का 19,000। ये गलती से ये लोग मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट में डाल के बैठा है, डेबिटेड टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, गलत हो गया है। तो आपको इसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस से निकालना पड़ेगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस में एक दाग लगाइए, ये तीनों डिप्रिशिएशन निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला आइटम, अगला आइटम में बोल रहा है 5% प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है, जनरल रिजर्व में एक और एडजस्टमेंट होगा, तो जनरल रिजर्व में एक मार्क लगा दीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद बता रहा है इनकम टैक्स असेसमेंट फॉर ए प्रायर ईयर हैज बीन कंप्लीटेड। बीता साल का इनकम टैक्स का असेसमेंट हो गया, मतलब कैलकुलेशन हो गया। फिक्सिंग द इनकम टैक्स लायबिलिटी एट ₹7,75,000। ये डिसाइड हुआ कि लास्ट ईयर का टैक्स मुझे 7,75,000 पेमेंट करना पड़ेगा, अगेंस्ट विच प्रोविजन 4 लाख एंड एडवांस इनकम टैक्स 3,50,000 एग्जिस्ट इन द बुक। बोल रहा है इसके लिए कंपनी पहले से प्रोविजन 4 लाख का और एडवांस में टैक्स 3.5 लाख दे के रखा है, और जो ऑलरेडी कंपनी के बुक में रिकॉर्डेड है। तो कंपनी के बुक में रिकॉर्डेड है मतलब ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मिला था इसके अंदर 4 लाख का प्रोविजन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, और ये जो इनकम टैक्स एडवांस पेमेंट हुआ था इसके अंदर 3.5 लाख का ऑलरेडी एडवांस टैक्स रिकॉर्डेड है। तो ये दोनों में आप लोग मार्क लगा दीजिए, ये दोनों में एडजस्टमेंट होने वाला है, मार्क लगा दीजिए दोनों में। नेक्स्ट, ये दोनों में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इनकम टैक्स एडवांस। क्रेडिट 60% प्रोविजन और इनकम टैक्स, ये क्या है, ये हो गया करंट ईयर का प्रोविजन, यहां नोट डाउन कर लीजिए। ये हुआ इस साल का प्रोविजन, करंट ईयर का प्रोविजन। याद रखिएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर जो प्रोविजन देता है, मैं भी थोड़ा देर पहले आपसे डिस्कस कर रहा था, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो प्रोविजन देता है ये करंट ईयर का नहीं है, ये पास्ट ईयर्स का है, गुजरा हुआ सालों का प्रोविजन है। ये जो एडजस्टमेंट में देता है 60% प्रोविजन, ये करंट ईयर का है। आउट ऑफ द संडी डेटर 1 लाख आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ। देखिए संडी डेटर को ना 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक वो संडी डेटर जिसका 6 महीना से ज्यादा हो गया है, वो लोग पेमेंट नहीं किया, अभी तक पैसा नहीं दिया है, और एक होता है नॉर्मल संडी क्रेडिटर जिन लोग का 6 महीना से ज्यादा नहीं हुआ है, जिसको हम लोग अदर डेटर्स बोलते हैं। तो संडी डेटर में 1 लाख का डेटर ऐसा है, संडी डेटर में मार्क दे दीजिए, इसके काम होगा। 1 लाख का डेटर ऐसा है जो लोग अभी 6 महीना से ज्यादा हो गया है, अभी पैसा वो लोग दिया नहीं है, यानी बाकी जो डेटर है मेरा वो मेरा नॉर्मल डेटर।
एडजस्टमेंट भरने के बाद हम लोग मार्क लगा लिए कि किसके संग क्या एडजस्टमेंट होगा। अब जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, पार्ट 1 में मैंने बताया था कि पहले हम लोग को फॉर्मेट रेडी कर लेना है। एसपीएल का फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का ये फॉर्मेट पूरा रेडी करना है। पार्ट 1 में मैंने बताया था ये चीज। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पूरा रेडी करना है। ये सब मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था सारा आइटम, आप जरूर पार्ट 1 को देखिए। उसके बाद ऑलमोस्ट हम लोग को 23-24 वर्किंग्स करना पड़ता है। तो हम लोग एसपीएल ड्रॉ करने के बाद, ये एसपीएल पूरा ड्रॉ करने के बाद, बैलेंस शीट पूरा ड्रॉ करने के बाद, बैलेंस शीट का आइटम पार्ट 1 में जैसे मैंने लिखा था आप देख लीजिएगा। बैलेंस शीट का आइटम पूरा रेडी कर लेने के बाद आपको पहले वर्किंग्स का नोट्स वगैरह रेडी कर लेना है। यही इसका टेक्निक है बनाने का। पहले पूरा एसपीएल रेडी कर लीजिए। एसपीएल मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद बैलेंस शीट पूरा रेडी कर लीजिए। ये एसपीएल है, ये बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी है बैलेंस शीट का, और ये एसेट है। उसके बाद आपका पहला काम होगा वो जो 24-25 वर्किंग्स करना है, नोट्स टू अकाउंट्स नाम से वो वर्किंग रेडी कर लीजिए। नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नंबर 2 अदर इनकम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट। ये ऑलमोस्ट ये जो वर्किंग्स मैं आपको दिखा रहा हूं हर सम्स में लगेगा। जब भी आप कंपनी फाइनल अकाउंट का सम्स कीजिएगा ये वर्किंग्स बनाना है। डिप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस में जगह थोड़ा ज्यादा लिखिएगा। टैक्स एक्सपेंसेस, शेयर कैपिटल, यहां तक आपका प्रॉफिट एंड लॉस का 1 to 9 आपका प्रॉफिट एंड लॉस एसपीएल का वर्किंग चल रहा है। बैलेंस शीट का वर्किंग अगर आप चाहें तो अलग बना सकते हैं, तो वहां पर आप नोट्स टू बैलेंस शीट लिखकर फिर से 1 2 3 4 करके स्टार्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू भी कर सकते हैं जैसे मैं यहां कंटिन्यू कर रहा हूं। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस में काफी जगह ज्यादा लगता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व सरप्लस के अंदर में ही है, 11 नंबर नोट के अंदर ही आ रहा है, ज्यादा जगह लगता है। 12 नंबर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करेंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, tangible fixed asset, intangible fixed asset, non-current investment, inventories, trade receivable, cash and cash equivalent, short term loans and advances। ये 23 वर्किंग नोट्स मैंने तैयार किया। मे भी हो सकता है इसमें 1-2 आइटम जिसमें कुछ आए ही नहीं, मतलब ब्लैंक रह जाए, ऐसा हो सकता है। फिर भी मेरा सजेशन है आप जरूर ये बनाइए। और इससे ज्यादा भी वर्किंग बनता है, मैंने कुछ वर्किंग को छोड़ दिया है जानबूझकर, क्योंकि काफी टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए कुछ नोट्स को मैंने छोड़ दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कंपनी फाइनल अकाउंट बनाते कैसे हैं? हम लोग पहले एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस का आइटम, ये सब ट्रायल बैलेंस का आइटम है, ये पहले एक एक करके डालते हैं बिना छलांग लगाए। ध्यान रखिएगा ट्रायल बैलेंस का आइटम एक बार बैठता है, जहां भी बैठे एक बार, लेकिन एडजस्टमेंट जब हम लोग डालेंगे मिनिमम 2 बार बैठेगा ही बैठेगा, डबल एंट्री होता है। कोई एडजस्टमेंट 3 बार 4 बार भी बैठ सकता है। तो हमारा पहला काम है ट्रायल बैलेंस का आइटम डालना। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ये पेड अप कैपिटल है। शेयर कैपिटल का वर्किंग नोट नंबर 10 हमने बनाया है। 20 लाख का शेयर पेड अप कैपिटल दिख रहा है। यहां देखिए शेयर कैपिटल का ये एडजस्टमेंट नंबर 1, ऑथोराइज्ड कैपिटल बता रहा है कि 4 लाख शेयर था, इक्विटी शेयर्स। ये वर्किंग नंबर 1 हम लोग कर ले रहे हैं। 4 लाख इक्विटी शेयर था, एक शेयर का प्राइस था 10 रुपया, यानी मल्टीप्लाई कीजिए तो 40 लाख रुपया आएगा। इसमें से कंपनी 50% शेयर इशू किया था और पेडअप भी हुआ था, तो 4 लाख का 50% कीजिएगा तो 2 लाख आएगा। 2 लाख शेयर पेडअप हुआ है। तो हम लोग को शेयर कैपिटल का जो 10 नंबर वर्किंग है उसमें ऑथोराइज्ड और पेडअप दोनों दिखाना पड़ता है। चलिए वर्किंग नोट्स 10 में चलिए। ये देखिए सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल 4 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, 40 लाख रुपया। इसको एक लाइन ड्रॉ करके क्लोज कर दीजिएगा। देन पेडअप कैपिटल, पेडअप कैपिटल में 2 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, 20 लाख रुपया। इसको भी आप क्लोज कर सकते हैं, कोई काम है नहीं इसमें। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया। साथ ही साथ हम लोग का
शेयर कैपिटल का भी काम हो गया। कैश इन हैंड, ये कहां आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वर्किंग में आएगा, 22 नंबर में आ रहा है कैश इन हैंड आउटर कॉलम में, क्योंकि इसमें कोई काम नहीं है। जिसमें कोई काम नहीं है आप आउटर कॉलम में डाल दीजिए। नेक्स्ट, अगला आइटम है रिपेयर मेंटेनेंस। रिपेयर मेंटेनेंस कहां आएगा? अदर एक्सपेंसेस नाम का जो वर्किंग है, 7 नंबर वर्किंग है शायद, उसी में आएगा। अदर एक्सपेंसेस नाम का वर्किंग में आएगा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अदर एक्सपेंस ये रहा, मार्क नहीं है, काम नहीं है, इसलिए बाहर। देन रिपेयर मेंटेनेंस के बाद क्या है? जनरल रिजर्व। इसमें दो काम है, रिजर्व सरप्लस में आएगा, सबसे टॉप में आएगा। रिजर्व सरप्लस में आपको ज्यादा करके जगह रखना है, ये देखिए सबसे ऊपर जनरल रिजर्व। इसमें दो काम है तो इनर कॉलम में रख दीजिए पैसा। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व के बाद है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ट्रायल बैलेंस में जब क्लोजिंग स्टॉक है, ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार आता है, कहां आएगा? इन्वेंट्री नाम का वर्किंग्स में आएगा। लास्ट की तरफ मिलेगा आपको इन्वेंट्री, ये देखिए इन्वेंट्री वर्किंग्स में आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, काम नहीं है, आउटर कॉलम। नेक्स्ट, अगला आइटम है प्लांट एंड मशीनरी। ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट में आएगा, काम नहीं है, इसमें भी कोई मार्क नहीं है तो आप बाहर बैठा सकते हैं। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट नाम का वर्किंग में आएगा प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट, इसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर आता है ट्रेड पेबल में आता है, ट्रेड पेबल का वर्किंग में आएगा सन्ड्री क्रेडिटर। ट्रेड पेबल का वर्किंग ये रहा, सन्ड्री क्रेडिटर आउटर कॉलम। नेक्स्ट, इसके बाद है लैंड फर्नीचर। ये दोनों टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट वाला वर्किंग में दोनों आएगा, लैंड और फर्नीचर। लैंड फर्नीचर, इसको ऑर्डर में अगर रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लैंड एकदम टॉप में, प्लांट एंड मशीनरी सेकंड में, बिल्डिंग रहा तो बिल्डिंग सेकंड में डाल दीजिएगा, तब थर्ड में डाल दीजिएगा प्लांट एंड मशीनरी, फोर्थ में फर्नीचर। ये ऑर्डर को अगर मेंटेन करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। 1 नंबर में लैंड, 2 नंबर में बिल्डिंग, 3 नंबर में प्लांट एंड मशीनरी, 4 नंबर में फर्नीचर। नेक्स्ट, अगला आइटम सन्डी डेटर 2 तरह का था। एक सन्डी डेटर 1 लाख का ऐसा था जो लोग 6 महीना से ज्यादा हो गया अभी तक पैसा नहीं दिया, ये वाला। और 7 लाख में तब सन्डी डेटर 1 लाख का डेटर ऐसा है जो लोग 6 महीना से ज्यादा हो गया पैसा नहीं दिया। अदर डेटर कितना है? 6 लाख। ऐसे दिखाइएगा, सन्डी डेटर अदर्स 6 लाख, सन्डी डेटर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ 1 लाख, दोनों को जोड़ दीजिएगा आउटर कॉलम में, 7 लाख का टोटल सन्डी डेटर। नेक्स्ट, ये एक इंफॉर्मेशन है, आप इसको एडजस्टमेंट नहीं बोल सकते। ये जो 1 नंबर था और ये जो 8 नंबर था, ये आप बोल सकते हैं एक तरह का इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। आप कस्टमर से पैसा एडवांस ले रहे हैं तो ये आपके लिए लायबिलिटी है। कस्टमर से आप पैसा एडवांस ले रहे हैं, इसका मतलब आपको वो पैसा सामान देके चुकाना पड़ेगा। ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर कहां आएगा? ध्यान दीजिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर, 2,50,000। अदर करंट लायबिलिटी में बहुत लोग इसको डालते हैं, अदर करंट लायबिलिटी में भी आप इसको डाल सकते हैं। नेक्स्ट, अगला आइटम एडवांस फ्रॉम कस्टमर हो गया। पावर, पावर आएगा कहां? पावर, ट्रैवलिंग, ऑडिट फी, ऑडिटर फी, ये तीनों एक्सपेंसेस हैं और ये तीनों आएगा अदर एक्सपेंसेस वाला वर्किंग में आएगा। वही आई थिंक 8 नंबर वर्किंग था, अदर एक्सपेंसेस वाला वर्किंग में ये आएगा। हाँ 8 नंबर था। पावर, ट्रैवलिंग, ऑडिटर्स फी। नेक्स्ट, लेफ्ट साइड का पूरा हम लोग का कंप्लीट हो गया, एक भी आइटम हम लोग छोड़े नहीं है। फिनिश गुड्स एट कॉस्ट बताया नहीं था तो हम क्या बोले थे स्टार्टिंग में? इसको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मान लीजिए।
क्लोजिंग स्टॉक है तो कहां आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री नाम का वर्किंग्स में आएगा, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नाम से आएगा, इन्वेंट्री नाम का वर्किंग्स में ये आएगा। अच्छा, फिनिश गुड्स का यहां पर नीचे में कुछ दिया था क्या, एक बार चेक कर लें, एक बार चेक कर लें। ओ सॉरी सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नीचे दिया है, तो ये फिनिश गुड्स को मानिए ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है, इसको मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक। मैंने तो उस समय ध्यान नहीं दिया था। दिस इज ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया है, देख लीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एडजस्टमेंट में ऑलरेडी दिया है, फिर से ये क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं हो सकता है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहां जाएगा, चेंज इन इन्वेंट्री में क्लोजिंग स्टॉक से ये लेस होता है, चेंज इन इन्वेंट्री में क्लोजिंग स्टॉक से ये लेस होता है। चेंज इन इन्वेंट्री नाम का वर्किंग हम लोगों ने बनाया है, ये देखिए चेंज इन इन्वेंट्री, इसी में आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का जगह छोड़ के लेस होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये रहा चेंज इन इन्वेंट्री। ये आप इनर कॉलम में लेस करके भी आउटर में ले सकते हैं। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का वर्किंग्स नॉर्मली हम बनाते नहीं है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग पुट कर देंगे 1,43,00,000। एसपीएल जब बनाएंगे डायरेक्ट उसमें डाल देंगे। आप अभी भी बैठा सकते हैं एसपीएल में, अगर आपका एसपीएल ऑलरेडी रेडी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो वहां पर रॉ मटेरियल कंज्यूम नाम का एक आइटम आता है, मैं आपको दिखा दूं, देख लीजिए आप, ये देखिए रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये रहा, यहां पर आप डाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में डाल सकते हैं। तो इसका कोई वर्किंग नोट्स अलग से बनाने का जरूरत नहीं है, ये हम लोग एसपीएल में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट डाल देंगे। सेल्स कहां आता है, पहला वर्किंग में आता है, जिसका नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस होता है, सेल्स रिटर्न नहीं है तो सेल्स का अमाउंट बाहर आप बैठा सकते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, ये रिजर्व सरप्लस में आएगा। जनरल रिजर्व का तो आप आइटम डाले ही थे, जनरल रिजर्व के नीचे 2 लाइन और छोड़ दीजिए, छोड़ के 2 से 3 लाइन छोड़ के डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व में भी एक मार्क है, दाग है, इसको अंदर रखिए। नेक्स्ट आइटम है बिल्डिंग। बिल्डिंग टेंजिबल फिक्स्ड एसेट में आता है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट में बिल्डिंग का पैसा आउटर कॉलम में बैठा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट रिजर्व, रिबेट रिजर्व और बिल्डिंग हो गया। रेंट, रेंट प्रीपेड एक्सपेंसेस, रेंट कहां आएगा, रेंट आएगा अदर एक्सपेंसेस में आएगा, रेंट अदर एक्सपेंसेस में आएगा रेंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस कहां आएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नेक्स्ट, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कहां आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, मतलब ये पास्ट ईयर्स का प्रोविजन है, पास्ट ईयर्स का, ये करेंट ईयर का नहीं है। ये कहां आएगा, 10,50,000 रुपया है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नाम का, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एज पर बुक, ये पास्ट ईयर का प्रोविजन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा 10,50,000। नेक्स्ट, स्टाफ एडवांसेस, स्टाफ को आप एडवांस देते हैं, आप कंपनी है, 26,500, ये कहां आएगा, लास्ट वर्किंग शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा स्टाफ एडवांसेस। नेक्स्ट, इनकम टैक्स नहीं, मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम आएगा 2 नंबर वर्किंग में, यह आएगा अदर इनकम में आएगा मिसलेनियस इनकम आउटर कॉलम।
नेक्स्ट, इनकम टैक्स एडवांस। एडवांस में आपने 15 लाख रुपया दे के रखा है। ये कहां आएगा? ये आएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। आपने एडवांस में इनकम टैक्स 15 लाख दे के रखा है। इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए अंदर रखिए। नेक्स्ट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 3,07,000 रुपया। ये अदर एक्सपेंसेस में आएगा, 8 नंबर वर्किंग में आएगा, अदर एक्सपेंसेस में आएगा। ये 8 नंबर वर्किंग। इसमें काम है, अंदर रखिएगा, मार्क है इसमें, अदर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, सैलरी, वेजेस, बोनस, ये एम्प्लॉय से रिलेटेड है। ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस वाला वर्किंग में आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आएगा। ये रहा 5 नंबर में, सैलरी, वेजेस, बोनस। नेक्स्ट, कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स। ये एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जिसको आप बोल सकते हैं, या शॉर्ट टर्म लोन बोल सकते हैं। कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएगा, 62,500। ट्रायल बैलेंस का सारा आइटम हमने बैठा लिया, एक भी आइटम नहीं छोड़ा। बस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मैं छोड़ के रखा हूं, उसका मैंने वर्किंग नोट नहीं बनाया। ये वाला रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 1,43 लाख, ये मैं जब एसपीएल बनाऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वहां पर डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के सामने डाल दूंगा। इसका कोई नोट मैंने नहीं बनाया। एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 7 लिटरली मैं कर चुका हूं। ये कोई एडजस्टमेंट नहीं था, रादर ये इंफॉर्मेशन था। 2 नंबर बोल रहा है कि डिविडेंड पेमेंट करना है पेड अप कैपिटल पे 15%। पेड अप कैपिटल हम लोग का 20 लाख रुपया था, उसी का 15%। और हम लोग को टैक्स पेमेंट करना है, डिविडेंड का जो टैक्स देते हैं हम लोग गवर्नमेंट को, उसको बोला जाता है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। उसका टैक्स हम लोग को देना है, 10% टैक्स देना। बाद में कर रहे हैं इसका काम। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2 बार बैठेगा, ये एडजस्टमेंट मैं कर रहा हूं, एडजस्टमेंट नंबर 3। एक बार चेंज इन इन्वेंट्री में बैठेगा। चेंज इन इन्वेंट्री में हम लोगों ने इसका जगह भी रखा है, ये देखिए, चेंज इन इन्वेंट्री में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बैठेगा, ये रहा। उससे ओपनिंग स्टॉक माइनस होके ये आया। और एक बार ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2 बार बैठेगा, हर एडजस्टमेंट 2 बार बैठता है। एक बार चेंज इन इन्वेंट्री में ये बैठता है क्लोजिंग स्टॉक, उससे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस होता है जो ट्रायल बैलेंस में था। और ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एक बार इन्वेंट्री नाम का वर्किंग में बैठेगा, ये रहा इन्वेंट्री में। पहले से यहां क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था, अब आ गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 28 लाख रुपया, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड का काम आप बाद में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो एडजस्टमेंट नंबर 3 भी हो गया। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व का बोल रहा है जरूरत नहीं है, तो हमको क्लोज करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, और ये पैसा हम लोग को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये काम होगा कहां? रिजर्व सरप्लस में होगा। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व 5 लाख था, इसको खत्म करके हम लोग रिजर्व में, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। जब भी ऐसा बोलेगा कि फलाना रिजर्व का जरूरत नहीं है, तो आप समझ जाइए कि आपको उसको क्लोज कर देना है। ये देखिए, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व क्लोज कर दिए, पूरा 5 लाख आप ट्रांसफर कर दिए नील, और ये 5 लाख जनरल रिजर्व के संग जाके ऐड हो जाएगा। ये रहा। जनरल रिजर्व में और भी काम है, तो अभी ऐड करके नीचे मत उतारिए, एक संग ऐड लिस्ट करके हम लोग बाहर देंगे। नेक्स्ट, डिप्रीशिएशन प्लांट मशीनरी का 2,15,000, फर्नीचर का 6,500, बिल्डिंग का 19,000। ये तीनों डिप्रीशिएशन गलती से मिसलेनियस एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड हो गया है, डेबिटेड टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो मेरा पहला काम होगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस का पैसा कहां है? अदर एक्सपेंसेस में। ये देखिए, यहां से ये तीनों डिप्रीशिएशन को आप ऐड कर लीजिए, प्लांट मशीनरी का, फर्नीचर का, बिल्डिंग का ऐड करके, पहले ये तीनों को ऐड करके यहां से निकाल दीजिए। तीनों को ऐड करके देख लीजिएगा, 2,40,500 रुपया आएगा। मैं फिर आपको दिखा दूं, ये तीनों डिप्रीशिएशन 2,15,000, 6,500 और 19,000, ये तीनों को आप ऐड कर लीजिएगा, 2,40,500 आएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस से इसको निकाल दीजिएगा, गलती से चला गया था,
एक्चुअली ये डिप्रिशिएशन में जाना चाहिए था, इसमें जाना चाहिए था, वो लोग इसके अंदर डाल दिया था। तो ये तो मैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस में रॉन्गली ये डेबिटेड हो गया था, रॉन्गली रिकॉर्ड हो गया था, इसके अंदर चला गया था, इंक्लूड हो गया था, मैं निकाल दिया। अब ये पैसा हमको कहां डालना है, इसके अंडर में डालना है, तीनों को अलग अलग दिखाना है। ये रहा डिप्रिशिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डिप्रिशिएशन ऑफ फर्नीचर, डिप्रिशिएशन ऑफ बिल्डिंग, तीनों को ऐड करके 2,40,500। नेक्स्ट, प्रॉफिट का 5% रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो प्रॉफिट पता चलने दीजिए, उसके बाद हम लोग ट्रांसफर का काम करेंगे। जनरल रिजर्व को हम लोग अंदर रखे हुए हैं। नेक्स्ट, इनकम टैक्स असेसमेंट का काम करना है। इनकम टैक्स असेसमेंट फॉर प्रायर पीरियड हैज बीन कंप्लीटेड। क्या बोल रहा है, गुजरा हुआ साल का इनकम टैक्स का असेसमेंट हो गया है, 7,75,000 रुपया देना पड़ेगा, 7,75,000। तो ये मेरे लिए क्या है, ये नेचुरली मेरे लिए लायबिलिटी है, 7,75,000 रुपया हमको देना पड़ेगा। लेकिन मेरा कुछ एडवांस में भी टैक्स दिया हुआ है, तो 7,75,000 हम लोग दो जगह पे बैठाएंगे। एक बैठाएंगे अदर करेंट लायबिलिटी में, ये देखिए टैक्स असेस्ड ऑफ प्रायर पीरियड या प्रायर ईयर, गुजरा हुआ साल का है 7,75,000 रुपया। और एक बार इसको हम लोग डालेंगे टैक्स एक्सपेंसेस में, डालेंगे हम लोग। टैक्स एक्सपेंसेस नाम का एक वर्किंग हम लोग कर रहे हैं, ये रहा टैक्स एक्सपेंसेस। इस टैक्स एक्सपेंसेस में हम लोग प्रायर पीरियड टैक्स को डालेंगे, 7,75,000 रुपया प्रायर पीरियड टैक्स। अच्छा, 7,75,000। अच्छा, एक काम हम करते हैं, मेरा सारा चीज तो हो गया, हम करेंट ईयर का पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। चलिए ये काम हम पहले कर लेते हैं, तब मुझे ये एक्सप्लेन करने में थोड़ा आसान होगा। करेंट सब कुछ हो गया है मेरा, बस दो चीज मैं छोड़ के रखा हूं, डिविडेंड और हो गया ट्रांसफर टू रिजर्व। तो डिविडेंड रिजर्व का काम प्रॉफिट निकालने के बाद आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट के संग इसका अभी कोई काम नहीं है, प्रॉफिट कैलकुलेशन में इसका कोई काम नहीं है। प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग को पहला 8 वर्किंग्स को क्लोज करना पड़ेगा। जैसे ये सेल्स में कोई काम नहीं है, लाइन ड्रॉ करके क्लोज कर देंगे। मिसलेनियस इनकम में भी कोई काम नहीं है, क्लोज कर देंगे। परचेज में कुछ नहीं है, नील लिख देंगे। चेंज इन इन्वेंट्री क्लोज कर चुके हैं, सैलरी वेजेस को भी क्लोज कर देंगे, फाइनेंस कॉस्ट को भी क्लोज कर देंगे। तो यहां पर 6 वर्किंग को हमने क्लोज कर दिया, यहां पर 7 नंबर ऑलरेडी क्लोज हो गया है, 8 नंबर का भी आप इसको टोटल कर लीजिए, टोटल करके इसको भी आप क्लोज कर दीजिए। ये 8 वर्किंग के मदद से हम लोग करेंट ईयर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स पता लगा सकते हैं। करेंट ईयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सेल्स 2,11,50,000 एसपीएल में हम लोग डालेंगे। एसपीएल के ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अमृत वनस्पति लिमिटेड। यहां जगह नहीं था, फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडिंग का डेट दे देंगे। कौन सा डेट, 31 मार्च 2010। सबसे पहले सेल्स का पैसा डालेंगे, ये देखिए नोट नंबर 1, सेल्स का पैसा सबसे पहले हम लोगों ने डाला है 2,11,50,000। देखते रहिएगा। सेकेंड आइटम क्या था, सेकेंड आइटम था, ये आइटम हम लोग बैठा लिए, ये बैठ गया। नेक्स्ट आइटम क्या है, मिसलेनियस इनकम, 2 नंबर नोट मिसलेनियस इनकम। ये देखिए मिसलेनियस इनकम 2 नंबर नोट 2,73,000। ये दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया तो हम लोग को टोटल रेवेन्यू पता चल गया 1 + 2। याद है मैंने बोला था मटेरियल कंज्यूम्ड, ये जो था याद कीजिए, ये मैंने नहीं डाला था मटेरियल कंज्यूम, मैंने बोला था एसपीएल में डायरेक्ट डाल दूंगा 1,43,00,000। ये मैंने एसपीएल में डाल दिया 1,43,00,000। नेक्स्ट अगला वर्किंग क्या है, परचेज नहीं है, परचेज नील है, तो आप नील बैठा सकते हैं वहां पर, या डैश भी दे सकते हैं। परचेज नहीं है तो आप यहां नील लिख दीजिए या तो डैश दें। नेक्स्ट अगला आइटम क्या है, अगला आइटम है चेंज इन इन्वेंट्री। क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक माइनस करके ये रिजल्ट आया था 12,50,000।
ये पॉजिटिव आया था, नेगेटिव भी आ सकता है। अगर यहां पॉजिटिव आया तो एसपीएल में ये नेगेटिव बैठेगा, और अगर यहां नेगेटिव आया तो एसपीएल में बैठेगा पॉजिटिव, रिवर्स बैठता है। अगर यहां नोट्स टू अकाउंट्स में पॉजिटिव आया तो वहां नेगेटिव जाएगा, यहां नेगेटिव आया तो वहां पॉजिटिव जाएगा। तो यहां पॉजिटिव आया है 12,50,000, जब बैठेगा वहां नोट नंबर 4 तो नेगेटिव बैठेगा, ध्यान दीजिएगा इसको, यहां मिस्टेक होने का चांसेस है। ये देखिए नेगेटिव बैठा है 12,50,000 रुपए। नेक्स्ट 5 नंबर एम्प्लॉय बेनिफिट, 6 नंबर में नील। 5 नंबर एम्प्लॉय बेनिफिट 58 लाख रुपीस, ये रहा 5 नंबर एम्प्लॉय बेनिफिट 58 लाख, 6 नंबर में नील। नेक्स्ट ये 6 तक हो गया हम लोग का, ये हम लोग बैठा लिए, ये हम लोग बैठा लिए, ये हम लोग बैठा लिए, ठीक। नेक्स्ट 8 नंबर में है डिप्रिशिएशन 2,40,500, 9 नंबर में अदर एक्सपेंसेस 2,08,000। 8 और 9 को हम लोग बैठाते हैं। डिप्रिशिएशन ये देखिए 2,40,500, 8 नंबर वर्किंग, 8 नंबर नोट का पैसा, 9 नंबर नोट का पैसा 2,08,000 रुपये। टोटल 8 वर्किंग क्लोज हो गया। 8 वर्किंग का अमाउंट डाल देंगे। ये सारा आइटम, ये 7 आइटम है, यहां पर 2 नील है जिसमें से, ये 7 खर्च को जोड़ देंगे तो टोटल एक्सपेंसेस हम लोग को पता चल गया 1,92,98,500। 1,92,98,500 ये क्या आया? टोटल एक्सपेंसेस। अब हम लोग टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हम लोग को प्रॉफिट पता चल जाएगा। देखिए यहां क्या लिख रहा है, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 3 - 4। 3 का अमाउंट क्या है? ये अमाउंट है 2,14,23,000। 4 का अमाउंट ये है टोटल एक्सपेंसेस 1,92,98,500। 3 का अमाउंट से 4 का अमाउंट माइनस कीजिए, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम आपको पता चलेगा। 6 नंबर में क्या आता है? 6 नंबर में आता है एक्सेप्शनल आइटम नहीं है, डैश। 7 में क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 5 - 6। तो 5 वाला पैसा ही 6 में कॉपी, 7 में कॉपी हो गया क्योंकि 6 में कोई पैसा था ही नहीं। 5 - 6 21,24,500 से नील माइनस हुआ तो सेम अमाउंट आ गया। 7 नंबर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है, नील है, देखिए। 8 नंबर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये रहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स? आएगा 7 - 8। 7 में ये अमाउंट था, 8 में तो था नील, तो 7 वाला अमाउंट ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। ये मेरा निकल गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब सुनिए ध्यान से, हम लोग इंपॉर्टेंट जगह पे अब आ गए। हम लोग को करेंट ईयर का प्रोविजन करना है, 60% प्रोविजन करना है करेंट ईयर का। मैं ये 7,75,000 डाला था, फिर मैं वहां पर रुक गया था। मैं क्या बोला था? चलिए करेंट ईयर का हम लोग प्रॉफिट पता लगा लेते हैं, क्योंकि इसको समझाने के लिए करेंट ईयर का प्रॉफिट भी लगेगा हम। तो ये जो क्रेडिट 60% प्रोविजन फॉर टैक्स बोला है, ये क्या है? ये करेंट ईयर का प्रोविजन है। 60% हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैसे? इस अमाउंट का 21,24,500, इसका 60% कैलकुलेट करेंगे। 2 जगह पे डालेंगे। पहले कहां डालेंगे? टैक्स एक्सपेंसेस में डालेंगे। टैक्स एक्सपेंसेस में डालेंगे पहले, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए टैक्स प्रोविजन करेंट ईयर का है 21,24,000 का 60% मेरा करेंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 12,74,700। ये हुआ करेंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। एडजस्टमेंट से मिला, ये 2 बार बैठेगा और एक बार कहां बैठेगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में बैठेगा। चलिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाइए। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ऑलरेडी एक बैठा हुआ है, ये ट्रायल बैलेंस में था पास्ट ईयर का प्रोविजन, इसके संग करेंट ईयर का प्रोविजन ऐड हो जाएगा। ये रहा, ऐड करके नीचे आ गया करेंट ईयर का प्रोविजन। इसका मतलब हम लोग का ये वाला काम भी हो गया। ये जो करेंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, इसका काम भी हो गया। चलिए अब इसका काम करने में, हम लोग ये वाला का काम कर रहे थे, इसका काम करने में अब हमको आसानी होगा। 7,75,000 क्या है? फिर से पढ़ते हैं एक बार। इनकम टैक्स असेसमेंट फॉर ए प्रायर ईयर हैज बीन कंप्लीटेड। क्या मतलब हुआ? बीता साल का इनकम टैक्स का असेसमेंट कर चुका है कंपनी, गवर्नमेंट भी कर चुका है, और तय हुआ है 7,75,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। 2 बार बैठेगा। एक बार बैठेगा कहां?
अदर करेंट लायबिलिटी में बैठेगा। फिर से एक बार देख लें, बैठा चुके हैं, फिर से एक बार देख लें। अदर करेंट लायबिलिटी में ये एक बार बैठेगा, ये देखिए टैक्स एसेट ऑफ प्रायर ईयर 7,75,000 एडजस्टमेंट में है तो 2 बार बैठेगा, एक बार यहां बैठा और एक बार ये टैक्स एक्सपेंसेस वाला वर्किंग में बैठेगा, डेफर्ड के अंडर में बैठेगा। प्रायर पीरियड का टैक्स 7,75,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। टैक्स एक्सपेंसेस नाम का वर्किंग में ये एक बार बैठा, 2 बार बैठ गया। फाइन, नेक्स्ट। तो देखिए इसका 2 काम हो गया। अगेंस्ट विच ए प्रोविजन ऑफ 4 लाख एंड एडवांस टैक्स 3,50,000 एग्जिस्ट इन द बुक। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ 4 लाख इसका प्रोविजन करके रखा है जो ऑलरेडी कंपनी का बुक में रिकॉर्डेड है, और 3.5 लाख एडवांस में टैक्स दे के रखा है, ये भी कंपनी का बुक में रिकॉर्डेड है। तो चलिए एक एक करके करते हैं। 4 लाख का काम 2 बार कहां होगा? बोल रहा है इसका ऑलरेडी 4 लाख का प्रोविजन कंपनी करके रखा है जो ऑलरेडी बुक में है। ऑलरेडी बुक में है मतलब इसके अंदर है। देख लीजिए ये जो था ना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 10,50,000, इसके अंदर वो 4 लाख ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हम लोग कहां डाले थे? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डाले थे। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ये इसके अंदर 4 लाख है। पहले वहां से इसको हम लोग निकालेंगे, लेस करेंगे। ये देखिए प्रायर पीरियड प्रोविजन एडजस्ट कर रहे हैं, 4 लाख निकाल दिए। और एक बार हमको ये डालना है 4 लाख, 2 बार हर एडजस्टमेंट 2 बार बैठेगा। और एक बार कहां डालना है? टैक्स एक्सपेंसेस वाला वर्किंग में जाइए। टैक्स एक्सपेंसेस वाला वर्किंग में 7,75,000 आपका टैक्स कैलकुलेशन हुआ है कि आपको इतना देना पड़ेगा। आप लास्ट ईयर इसका प्रोविजन करके रखे थे। कितना प्रोविजन करके रखे थे? 4 लाख। इसका मतलब प्रोविजन आपका सफिशियंट नहीं था, और भी आपको प्रोविजन करना चाहिए था। और कितना प्रोविजन करना चाहिए था? एक बार हम लोग शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 4 लाख माइनस किए जो लास्ट ईयर का प्रोविजन कंपनी करके रखा था और ऑलरेडी वो रिकॉर्डेड था, और एक बार यहां पर वो 4 लाख माइनस किए। डबल ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, डबल एंट्री कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए ये 3.5 लाख का भी काम कर लेते हैं। 3.5 लाख का, 4 लाख का 2 काम हो गया। 3.5 लाख क्या है? एडवांस में टैक्स मैंने दे के रखा है 3.5 लाख। तो इस बार मुझे टैक्स देना कितना है? 7,75,000 तय हुआ है, असेसमेंट हो गया है। मेरा 3.5 लाख ऑलरेडी दिया हुआ है, तो और अमाउंट देना पड़ेगा। तो ये 7,75,000 हम लोग कहां डाले थे? अदर करेंट लायबिलिटी में डाले थे। पहले अदर करेंट लायबिलिटी में चलिए, ये देखिए 7,75,000 मेरा टैक्स आया है, कैलकुलेशन होकर खड़ा हुआ है, इतना देना पड़ेगा। ऑलरेडी मेरा 3.5 लाख दिया हुआ है, तो और हम रिमेनिंग अमाउंट पेमेंट करेंगे। तो 3.5 लाख का 2 काम हो रहा है। एक बार यहां टैक्स एसेट से माइनस होगा 3.5 लाख, इतना पैसा 3.5 लाख रुपया हमको देना है। अब दे चुके हैं हमको, और इतना देना है 4,25,000 रुपया, 4,25,000 हमको देना है। क्या बोला था? ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है बुक में। फिर से देख लीजिए, ऑलरेडी बुक में रिकॉर्डेड है, ये बोल दिया था। ये देखिए एग्जिस्ट इन द बुक। तो एडवांस टैक्स मेरा बुक में कितना था? ये देखिए इनकम टैक्स एडवांस 15 लाख था। ये हम लोग कहां डाले थे? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में डाले थे। इसके अंदर वो 3.5 लाख है, तो अब उसको भी एडजस्ट करेंगे। 2 बार काम हुआ, एक बार अदर करेंट लायबिलिटी में लेस हुआ, एक बार यहां शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में लेस हुआ। ये तो ये वाला एडजस्टमेंट हम लोग का पूरा कंप्लीट हो। अब मुझे बोल रहा है कि प्रॉफिट में से 5% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो, और डिविडेंड 15% देना पड़ेगा। पेड अप कैपिटल पे कैलकुलेट होगा। पेड अप कैपिटल आपका था 20 लाख रुपया। एक बार मैं फिर से दिखाना चाहता हूं, ये देखिए पेड अप कैपिटल था 20 लाख, इसी का 15% 3 लाख रुपया आएगा। तो इसका भी 2 बार काम होगा। 2 बार काम कहां कहां पर होगा, ध्यान दीजिएगा। जब आप डिविडेंड देते हैं तो प्रॉफिट में क्या असर होगा? प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, हाँ या ना? जब आप डिविडेंड देते हैं तो प्रॉफिट आपका कम हो जाता है। अच्छा, पहले चलिए हम लोग रिजर्व का ट्रांसफर वाला काम कर लेते हैं। रिजर्व में हमको कितना ट्रांसफर करना है? रिजर्व में हमको 5% ट्रांसफर करना है रिजर्व। पहले हम लोग रिजर्व का काम करते हैं। हमारा प्रॉफिट जो आया था उसमें से 5% ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट कितना आया था देख लीजिए, 1,24,500 प्रॉफिट आया था, उसी में से रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो रिजर्व में जो हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट में से करेंगे, और प्रॉफिट में क्या असर होगा? प्रॉफिट मेरा घट जाएगा।
तो प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस हेडिंग करेंगे, 2 लाइन जगह छोड़ देंगे। प्रॉफिट में से जब ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग 5% रिजर्व में, तो रिजर्व मेरा बढ़ रहा है, रिजर्व के संग ऐड हो जाएगा प्रॉफिट का पैसा, 5% रिजर्व के संग ऐड हो जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट, 1 मिनट, प्रॉफिट तो अभी हम लोग का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है ना, कहाँ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स? अच्छा, हम लोग को तो अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट हुआ नहीं है। प्रॉफिट, 1 मिनट, पहले रिजर्व का ट्रांसफर मत कीजिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेशन कर ले, वहां से हम लोग रिजर्व का ट्रांसफर करेंगे। मुझे ध्यान नहीं था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लोग यहां तक करके रखे थे, नीचे का आइटम नहीं किए। चलिए पहले टैक्स एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए टैक्स एक्सपेंसेस नाम का वर्किंग 9 नंबर हम लोग का वर्किंग था, 9 नंबर वर्किंग में चलते हैं। टैक्स एक्सपेंस, हाँ ये रहा, इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं। पहले टैक्स एक्सपेंसेस वाला वर्किंग को क्लोज कर लेते हैं, ये दोनों को ऐड कर लीजिए। 16,49,700, 9 नंबर वर्किंग, ये पैसा हम लोग डालेंगे एसपीएल में। चलिए ये देखिए, टैक्स एक्सपेंसेस नोट नंबर, ये 10 नहीं होगा तो मिस प्रिंटिंग है, नोट नंबर ये 9 होगा। 16,49,700। अच्छा, ये मेरा आया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, आ गया मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,74,800। ये मेरा क्या है? ये मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट है, टैक्स देने के बाद, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये पैसा हम लोग कहां बैठाएंगे? ये पैसा हम लोग बैठाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस में, प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। 4,74,800, इतना ही था ना? 4,74,800, हाँ सही है, 4,74,800। अब यहां से रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर करते हैं 5%, रिजर्व सरप्लस वाला वर्किंग में। चलिए तो रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो रिजर्व मेरा इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। 4,74,800 का 5%, और प्रॉफिट में से ये पैसा माइनस होगा। ये देखिए, प्रॉफिट में से ये पैसा माइनस होगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये प्रॉफिट में से माइनस होगा, मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट में से ये माइनस होगा, और जनरल रिजर्व के संग ये ऐड होगा। यहाँ एनिमेशन थोड़ा आगे पीछे हो गया है, ये जनरल रिजर्व के संग ऐड होगा और प्रॉफिट में से माइनस होगा। मैं पहले यहां से हटा रहा हूं, इसको हटा दिया ये मैं। तो 2 बार आएगा, कहां कहां 2 बार आएगा? जनरल रिजर्व के संग ऐड होगा, प्रॉफिट में से माइनस होगा। याद रखिए ये बात को। डिविडेंड देने का काम कंप्लीट करते हैं, 15% डिविडेंड देना है हम लोग। तो डिविडेंड जो देंगे तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट मेरा घट जाएगा, 2 जगह पे आएगा। एक बार जनरल रिजर्व में प्रॉफिट एंड लॉस में से, करंट ईयर का प्रॉफिट में से वो माइनस होगा, और एक बार कहां आएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा। ये देखिए, प्रोपोज डिविडेंड करंट ईयर का प्रॉफिट में से माइनस होगा, प्रोपोज डिविडेंड पेड अप कैपिटल का 15%, और एक बार ये कहां आएगा? और एक बार आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, और एक बार ये आएगा प्रोपोज डिविडेंड 3 लाख। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स कितना परसेंट बोला था? देखिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 10%। ये कैलकुलेट किस पे होता है? जो डिविडेंड आप पेमेंट कर रहे हैं उस डिविडेंड पे ये कैलकुलेशन होता है। देखिए, ये जो डिविडेंड आप पेमेंट कर रहे हैं 3 लाख, इसी का 10% यानी 30,000 रुपया आपको टैक्स देना है। टैक्स दीजिएगा तो प्रॉफिट घटेगा, करंट ईयर का प्रॉफिट यहां हम लोग डालेंगे अभी, उसी में से ये माइनस होगा। जब हम लोग प्रॉफिट में से माइनस करते हैं कोई चीज तो हम लोग लेस एप्रोप्रिएशन लिख के माइनस करते हैं। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 3 लाख का 10%, 30,000। या और एक बार कहां आएगा? हर एडजस्टमेंट 2 बार आता है, वही शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ये देखिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अब इसको ऐड कर दीजिए।
अच्छा, एनिमेशन आगे पीछे हो गया था, तो चलिए करंट ईयर का प्रॉफिट अब हम लोग डाल सकते हैं। करंट ईयर का प्रॉफिट जो आया हमारा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,74,800, ये था मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट। ये है मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट 4,74,800। ये रिजर्व सरप्लस में, ये देखिए रिजर्व सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेडिंग करिएगा, उसी में डालिएगा। पास्ट ईयर का प्रॉफिट था नहीं, पास्ट ईयर का प्रॉफिट रहता तो हम लोग यहां अमाउंट डालते हैं, नहीं है। करेंट ईयर का प्रॉफिट 4,74,800, ये करेंट ईयर का है। ये दोनों ऐड करके नीचे आएगा अमाउंट, और उसी में से सारा माइनस होता है। जैसे आप डिविडेंड पेमेंट किए तो प्रॉफिट पे असर हुआ, प्रॉफिट घट गया। डिविडेंड के लिए टैक्स दिए तो भी प्रॉफिट घट गया, माइनस हुआ। और वो जो रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसी पैसा का ट्रांसफर कर रहे हैं आप, 4,74,800 का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका प्रॉफिट घट रहा है, तो प्रॉफिट में से माइनस कीजिएगा आप 4,74,800 का 5%, और उसको रिजर्व में जाके, ये देखिए रिजर्व में जाके उसको ऐड कर दीजिए। प्रॉफिट में से वो माइनस होगा और रिजर्व के संग वो ऐड हो जाएगा। अब ये एडजस्टमेंट आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। तो जब भी बोलेगा रिजर्व में ट्रांसफर करना है, जो प्रॉफिट आएगा करेंट ईयर का प्रॉफिट, उसमें से लेस होगा और रिजर्व के संग ऐड। सारा एडजस्टमेंट हम लोग का कंप्लीट हो गया है। 9 नंबर वर्किंग तक हम लोग क्लोज कर दिए थे, अब 10 नंबर वर्किंग से सारा बैलेंस शीट का क्लोज करेंगे। 10 नंबर वर्किंग ऑलरेडी देखिए हमारा क्लोज किया ही हुआ है, 20 लाख रुपया 10 नंबर वर्किंग ऑलरेडी क्लोज किया हुआ है। 11 नंबर वर्किंग अभी अभी हम लोग रिजर्व का जो काम किए थे और प्रॉफिट एंड लॉस का जो काम किए थे, ये दोनों को ऐड कर लीजिएगा। यहां नील है और यहां है 1,21,060 रुपीज, ये दोनों ऐड कीजिएगा। ये रिजर्व सरप्लस का टोटल अमाउंट आएगा, टोटल अमाउंट रिजर्व सरप्लस का आ रहा है। अच्छा, यहां पर जनरल रिजर्व का भी तो एक पैसा आएगा। जनरल रिजर्व का कितना है, 15 लाख रुपया है, और यहां पर डेवलपमेंट डिबेट रिजर्व का पैसा और ये दोनों पैसा ऐड कीजिएगा। चाहिए तीनों को ऐड करके बाहर लीजिएगा, उसके बाद ये तीनों अमाउंट को ऐड कीजिएगा। तो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट आया 21,44,800। जनरल रिजर्व का ये पैसा आउटर कॉलम में गया, ये तीनों अमाउंट ऐड करके डेवलपमेंट डिबेट रिजर्व नील हो गया था, और आपका ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट। ये तीनों अमाउंट ऐड करके 21,44,800, ये वर्किंग भी क्लोज हो गया। अगला वर्किंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नहीं है, नील लिख दीजिए या डैश लगा दीजिए। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इसको क्लोज कर दीजिए, टोटल कर दीजिए। ट्रेड पेबल क्लोज हो चुका है। अदर करेंट लायबिलिटी ये भी आपका क्लोज हो चुका है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्लोज कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ये तीनों अमाउंट हो चुका है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट इसको भी ऐड कर दीजिए। इनटेंजिबल में कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक क्लोज हो चुका है, रिसीवेबल क्लोज हो चुका है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को क्लोज कर दीजिए, टोटल कर दीजिए। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस इसको भी टोटल करके क्लोज कर दीजिए। अब ये सारा आइटम एक एक करके हम लोग डालेंगे, बैलेंस शीट में डालेंगे। देखिए ध्यान से, शेयर कैपिटल 10 नंबर में था 4 लाख रुपया। रिजर्व सरप्लस 11 नंबर में था, चेक करते चलते हैं हम लोग, 21,44,800। 21,44,800। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में था नहीं कुछ, नील। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करेंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन देख लेते हैं। ये सारा वर्किंग्स हुआ है हम लोग। ये रहा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल, अदर करेंट लायबिलिटीज। ये सारा पैसा नोट नंबर 13, 14, 15 जाके डालेंगे। नोट नंबर 13, नोट नंबर 14, नोट नंबर 15। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का भी पैसा चेक कर लेते हैं।
शॉर्ट टर्म प्रोविजन का पैसा 16 नंबर में 22,54,700। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का पैसा 22,54,700। लाइबिलिटी का टोटल करके देख लीजिएगा आप लोग 88,37,000। एसेट में आ जाइए। एसेट में टेंजिबल एसेट 27,32,000, यह है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। 27,31,500 है यहां, 27,31,500 यहां, 27,32,000 आ रहा है यहां पर, 21,50,000, 61,500, 1,50,000, 3,70,500, 5 हो गया। हाँ 27,32,000 यहां पर मिस्टेक है। 27,32,000, 27,32,000 यहां मिस्टेक है। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा जरा सा, बहुत समय मिस्टेक हो जाता है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, टेंजिबल एसेट तक हम लोगों ने किया, यहां तक किया हम लोग 27,32,000। नेक्स्ट इन्वेंट्री का है 41,35,000, ट्रेड रिसीवेबल है 7 लाख, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 71,000, और इसका भी देख लीजिए शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 11,99,500। ये सारा डालेंगे हम लोग वहां जाकर, सारा नोट नंबर देंगे। टोटल करके देख लीजिएगा 88,77,37,000 आ रहा है। यानी मे भी अगर पैसा में कुछ मिस्टेक होगा तो बताइएगा, हो सकता है, बहुत समय टाइपिंग मिस्टेक या टाइपिंग एरर हो जाता है। तो देखते हैं और भी अगर हो सका तो और भी सम्स हम लोग इस चैप्टर का और भी सम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। आज यहीं तक, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी फाइनल अकाउंट का जो क्लासेस होता है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। गुड डे एवरीबॉडी।